हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोग का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कि BSc सेकेंड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो है कि सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स किस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स जो है कि अनअप्लीकेबल हो जाती है, और जो है कि क्वांटम की जो थियरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, वो किस तरह से डेवलप होती है, किन किन फिनोमेनास को जो है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है कि या जो क्लासिकल थियरी है या क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं वह जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें एक नई थियरी, एक नई मैकेनिक्स जिसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट करना पड़ा या उसका डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो है कि इस वीडियो में इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम थियरी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या जो है कि फेलोज थे और किस तरह से क्वांटम थियरी डेवलप हुई, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिफोर 1900 मोस्ट ऑफ द फिनोमेना वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज होते हैं उसके बेसिस पर जो है कि मोस्ट ऑफ द जो फिनोमेना थे वो क्या हो जा रहे थे, एक्सप्लेन हो जा रहे थे। और क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो बेस्ड थी न्यूटन्स के जो थ्री लॉज हैं, न्यूटन्स के थ्री लॉ ऑफ मोशन, उस पर बेस्ड जो लॉज थे, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड है लॉ ऑफ फोर्स जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। थर्ड था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जिसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी, इसी के बेसिस पर जो तीन लॉज थे न्यूटन्स के, इन्हीं पर जो है कि पूरी की पूरी जो फिजिक्स थी, वो सारे जो फिनोमेना थे इसमें, वो सारे क्या हो जा रहे थे, एक्सप्लेन हो जा रहे थे। तो ये जो लॉज है ये बेसिकली जो है कि इक्वेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड ऑन दिज लॉज, इनके बेसिस पर जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ही सिंपल होते थे। जिसमें होता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए जो एक्सेलरेशन है, टी क्या है, टाइम है। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where h is displacement, u initial velocity, a acceleration, t is time, and v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस थे। इन्हीं बेसिस पर, जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशंस है, और इन्हीं के बेसिस पर सारे जो फिनोमेना थे सेटिस्फैक्टरली क्या हो रहे थे, एक्सप्लेन हो रहे थे। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग कौन कौन से मोशंस को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन कर पा रहे थे, वे थे मोशन ऑफ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जितने मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मोशन को इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते थे। तो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वे ऑब्जेक्ट्स विच आर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल आर कैपेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ सिंपल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बॉडीज के फिनोमेना जो कि इजली जो है कि डायरेक्टली जो इसको विदाउट एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर जो है कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे जो है कि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स से हो जा रही थी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज and microscopic as well as microscopic terrestrial bodies। इसमें celestial and microscopic लेवल पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडीज होती है, उनका
जो है कि स्टडीज कर सकते थे। उसके साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते थे कि एक्सप्लेन हो जा रही थी चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू। मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, और इनकी एक कंडीशन थी, ये जो टेरेस्ट्रियल या फिर सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी, मीन्स जिनका साइज माइक्रोन में हो, ऐसे पार्टिकल्स का भी हम लोग स्टडी कर सकते थे। उनका एक कंडीशन था कि ये जब मोशन कर रहे होंगे तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहे होंगे। दैट मीन्स इनकी जो वेलोसिटी होगी वो लाइट की वेलोसिटी से जो है कि बहुत ही कम होगी, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होगी, मच लेस देन सी, भी लेस देन सी, ठीक है। तो एज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन was carried out by J.J. Thomson in 1897। तो 1897 में जब J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, वही से जो है कि चीज़ें जो है कि धीरे धीरे डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो फिनोमेना थे वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल होना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक दैट इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम स्टार्टेड। यहीं पर जो है एटॉमिक लेवल्स पर जो है कि सिस्टम्स का एक्सप्लोरेशन जो है कि स्टार्ट हुआ। एटॉमिक लेवल पर लोग स्टडी करना शुरू किए, इवन उससे भी लोअर स्केल पर जाना क्या किए स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहीं पर जो है कि जल्द ही पता चला इसकी डिस्कवरी के बाद कि जो क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं, क्लासिकल कंसेप्ट जो कि टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल बॉडीज जो माइक्रोस्कोपिक हैं उनका जो स्टडी करने के लिए जो कंसेप्ट बनाया गया था, ये जो है कि क्या हो रही है, कैन बी एप्लीकेबल डायरेक्टली टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो यहाँ से पता चला कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है कि वो डायरेक्टली जो है कि एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो एटम्स के अंदर जो मोशन है उसको जो है कि यह डायरेक्टली जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, या फिर हम क्लासिकल कंसेप्ट को हम उसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे एटम्स के अंदर। तो एटम्स के अंदर जो भी फिनोमेना होते हैं उसको हम एटॉमिक फिनोमेना बोलते हैं। तो एटॉमिक फिनोमेना के लिए जो क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं वो अप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बिकॉज विच आर नॉट ऑब्जर्वेबल विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ऐसे जो फिनोमेना हैं एटॉमिक फिनोमेना जो कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट से जो है कि ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। देन द क्लासिकल कंसेप्ट डज नॉट होल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। इससे ये पता चलता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, वह जो है कि एटॉमिक डायमेंशन पर जब हम जाते हैं तो यह जो है कि एप्लीकेबल नहीं होते, होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि हम नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फिनोमेना थे जिसको जो है कि क्लासिकल कंसेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, many difficulties were encountered in explaining the various phenomena। तो कई फिनोमेना जो थे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज अराइज हो रही थी। वे फिनोमेना थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना, जो क्लासिकल कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है कि यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे रेडिएशन एमिट होगा, और उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है वो क्या होगा, कंट्रैक्ट होकर के न्यूक्लियस के साइज का हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है कि न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी जो है कि नहीं रह जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि डिफिकल्ट हो रहा था। उसके बाद एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडीज। तो ब्लैक बॉडीज से जो रेडिएशन एमिट हो रही थी उससे जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसको भी एक्सप्लेन करना जो है कि डिफिकल्ट हो रहा था यूजिंग क्लासिकल कंसेप्ट। उसके बाद थर्ड था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर।
तो लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट का नेचर होता है उसको जो है कि क्लासिकल कंसेप्ट पर एक्सप्लेन करना भी इजी नहीं था, कंसेप्ट उस पर अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी जो है कि क्लासिकल कंसेप्ट से जो है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था। उसके बाद कॉम्पटन स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ऑप्टिकल लाइन स्पेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो आती है ऑप्टिकल बैंड गैप में ऑप्टिकल लाइंस स्पेक्ट्रम जो मिलते हैं वो उसको भी जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तब जो है कि यहाँ पर 1900 में मैक्सवेल जो थे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वो कंसेप्ट था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक प्लेस at discrete quanta which each of which contain an amount of energy is equal to h nu, where h is the nu is the frequency of radiation and h is equal to 6.62 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो मैक्स प्लांक ने एक कंसेप्ट दिया, नया कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि कोई भी एटम्स के अंदर जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हो या एमिट हो रही है, यह जो है डिस्क्रीट तरीके से जो है कि क्या होती है, टेक प्लेस होती है, ये जो है कि अकर करती है, डिस्क्रीट होती है ना कि कंटिन्यूअस होती है। एक डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में होती है जिसका एक डिफिनिट एनर्जी होती है। ठीक है, और वह एनर्जी जो है कि इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग होती है। तो वह न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। कोई भी रेडिएशन है तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी जो होती है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है न्यू के, और यहीं से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो यही सर इक्वल टू हो जाता है इक्वल टू एच न्यू। तो एच की वैल्यू जो आती है बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है यहाँ पर, वो आती है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लास्ट में इसको जो है कि बाद में इसको प्लांक कांस्टेंट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने प्लांक ने ही इस कंसेप्ट को बताया था, उन्हीं के नाम पर इसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो किसी भी एटम्स के अंदर एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वह एक एनर्जी के पैकेट्स या क्वांटा के फॉर्म होती है, उसकी एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि एच न्यू के बराबर होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिक्वेंसी यदि चेंज हो रही है रेडिएशन की तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग एनर्जी का होगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स होती है ना कि कंटिन्यूअस रहती है। तो यही से जो है कि नया मैकेनिक्स आया, लेड टू न्यू मैकेनिक्स विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। यहीं से जो है कि प्लांक के द्वारा जो कंसेप्ट ये दिया गया था, यही से एक नई मैकेनिक्स डेवलप हुई जिसका नाम हुआ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मीन्स पैकेट्स, जो वहाँ पर एनर्जी को हम पैकेट्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, न कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। एक डिफिनिट डिस्क्रीट एनर्जी की बात होती है, तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर आती है। तो प्लांक जो थे उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था उससे जो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम थी उसको सक्सेसफुली जो है कि एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थियोरी, जो कि डिस्क्रीट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी एनर्जी डिस्क्रीट कंसीडर करके जो है कि उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। इन 1905 आइंस्टीन इंटरप्रेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है कि आइंस्टीन ने 1905 में सक्सेसफुली जो कि एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकली इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। और इस थ्योरेटिकली नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था,
और ये जो फिनोमेना थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो ऑलरेडी जो है कि डिस्कवर की गई थी एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था। तो आइंस्टीन ने जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया और इसी एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी बाद में मिला था। तो यहाँ पर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया फोटॉन वर्ड या फिर क्वांटा, जो कि किसी भी जो रेडिएशन का एक सिंगल जो इंटिटीज होती है उसी को जो है कि हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं या फिर क्वांटा बोलते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है, h न्यू के इक्वल होती है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये पार्टिकल की तरह होता है फोटॉन। क्या है, पार्टिकल है, जिसका पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसकी एनर्जी h न्यू होती है। और ये पूरा एनर्जी जो है कि एक फोटॉन जो है कि पूरी एनर्जी अपनी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। ये नहीं कि एक फोटॉन जो है कि कुछ एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन को दिया, कुछ एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दिया, ऐसा नहीं होता है। ये फोटॉन जो है कि पूरा एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इस कंसेप्ट पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर यहीं से कंसेप्ट आता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो यहाँ से ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं। दैट मीन्स वो वेव नेचर को भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट में ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं, वहाँ पर पार्टिकल नेचर का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है। फिर जो है कि इसी क्वांटम मैकेनिक्स या यूँ कहें कि फोटॉन के कंसेप्ट वाली जो कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग थी वो भी जो है कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुई। ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या किस तरीके की कंसेप्ट डेवलप किए गए फर्दर, उसको हम लोग जो है कि शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फ्रेंड्स, प्लांक क्वांटम hypothesis with its application to explain the black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, specific heat of solids at low temperature and hydrogen spectra is now called old quantum mechanics। तो जो प्लांक की जो हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उनमें जो है कि क्वांटा होता है, फोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एनर्जी h न्यू होती है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है। वे जो है कि इन कंसेप्ट पर जो है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम आया उसको एक्सप्लेन किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो एक्सप्लेन किया गया, उसको जो है कि अब हम लोग जो है कि ओल्ड क्वांटम थियरी या ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट था ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट नहीं हो जो है कि सिद्ध हुआ, क्योंकि ये जो है कि क्योंकि ये जो है कि कुछ ही जो प्रॉब्लम्स को जो क्या कर पा रही थी, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रही थी। मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम्स थे उसको एक्सप्लेन करने में ये क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है। फेल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम्स प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक नई क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, न्यूअर थियरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। तो दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक नई क्वांटम थियरी या क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। वे प्रिंसिपल्स थे द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बोर्स कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स। तो दो प्रिंसिपल्स, एक हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरी बोर्स की कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। इन दो प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो कि एक नई क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थियरी डेवलप हुई, जिसको हम न्यू क्वांटम मैकेनिक्स या जो अब की जो क्वांटम मैकेनिक्स है उससे पढ़ते हैं। तो इसमें आती है ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ दिस मैकेनिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हाइजेनबर्ग इन 19
1925। तो 1925 में इसी क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया फॉर्म जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं। इसमें जो चीज़ों को जो है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो मैकेनिक्स थी, इसके बाद ये थोड़ी डिफ़िकल्ट मैकेनिक्स थी, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। तो इसके 1 साल बाद जो है कि एक नई मैकेनिक्स आई। अनदर फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड वेव मैकेनिक्स, डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर इन 1926। 1926 में एक नई मैकेनिक्स आई जिसका नाम था वेव मैकेनिक्स, और इसको डेवलप किया था श्रोडिंगर ने किया था। ठीक है, श्रोडिंगर ने जो है कि नई मैकेनिक्स डेवलप की, वेव मैकेनिक्स। ठीक है, वेव मैकेनिक्स, और इसके पहले जो थी मैट्रिक्स मैकेनिक्स। तो ये जो दो मैकेनिक्स हैं, दिस टू मैकेनिक्स मीन्स मैट्रिक्स मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स appear to have different mathematical concept or theories, but they are not different from one another and in fact are equivalent। तो ये जो दो मैकेनिक्स हैं, मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, इनका जो मैथमेटिकल थियोरी है वह इंटायरली डिफरेंट है। जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है वह बेसिकली जो है कि मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने किया जाता है, तो वह एक अलग मैथमेटिकल टूल्स उसमें अप्लीकेबल होता है। वेव मैकेनिक्स में जो है कि अलग मैथमेटिकल टूल्स अप्लीकेबल होता है। तो इनमें जो मैथमेटिकल्स थियोरी हैं वो जो है कि इंटायरली डिफरेंट है, बट इनके जो इम्पैक्ट हैं, इनका जो मेन जो कंसेप्ट आता है, जो इसका थियोरी को एक्सप्लेन करने का जो है मेन इसकी जो कंक्लूजन्स आते हैं वह जो है कि सेम आते हैं। दोनों इफेक्ट क्या है, इक्विवेलेंट है। बट हाउएवर वेव मैकेनिक्स हैज फाउंड ए ब्रॉड या वाइडर एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स इम्प्लाइड इन इट। तो यह जो वेव मैकेनिक्स है, इसमें जो है कि जो मैथमेटिकल टूल्स या थियरीज टेक्निक्स अप्लाई होते हैं, ये जो है कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स के कंपैरिजन में सिंपलर होते हैं, और इसलिए इसका जो कि वाइडर एप्लीकेशन इजीली जो है कि हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि वेव मैकेनिक्स जो है कि बहुत ही सिंपल होती है। तो मोस्ट ऑफ दी जो फिनोमेना है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो जो है कि वेव मैकेनिक्स पर ही बनाई गई हैं। तो बीएससी जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बेसिकली वेव मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो यह वीडियो जो था बेसिकली यह क्वांटम मैकेनिक्स की किस तरह से जो है कि स्टार्टिंग हुई क्वांटम थियोरी, और क्लासिकल थियोरी जो है कि किस तरह से इनएडिक्वेट होती चली गई, इसकी यह पूरा डिटेल था। तो आई होप यह कंसेप्ट जो था थियोरेटिकल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।